लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युहाओ माउंटेन पर मास्टर जिन के लोग जोई का रास्ता रोकते हैं और मारे जाते हैं। जिन भी घायल होकर के चला जाता है और खुद बदला लेने का डिसाइड करता है। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फांग हांग को चारों तरफ से घेर लिया गया था। सभी उसके उस प्रमोशन के खिलाफ थे। सब लोग एक सुर में बोल रहे थे, ये एक लोअर सर्वेंट है, ये भला ऐसे कैसे ऑफिसर बन सकता है। वो सब उसे मारने उसके नज़दीक आने लगते हैं। ये देख करके वो दूर खड़ी लड़की बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युहाओ माउंटेन के फ्रंट गेट पर एक अकेले टीनेज को परेशान करने की, पर वो किसी को नजर नहीं आती। तब सनिश्चर बोलता है, कौन है, सामने क्यों नहीं आती। और इतना बोलते ही वो लड़की उसके सामने आ जाती है और लोगों को बोलती है, तुम्हारे मास्टर महान हैं लेकिन उनका सबऑर्डिनेट उतना ही खराब है। तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए 8 लोगों के साथ में 8 क्वींस को मार डाला, पर सब बेकार गया। तुम लोग उसके लायक नहीं हो। सनिश्चर उससे पूछता है, तुम हो कौन, कहाँ से आई हो और फांग फैमिली के सामने तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तब लड़की अपनी तलवार निकालती। इससे पहले फांग हान बीच में आगे के बोलता है, ये मैटर मेरा है, इसमें एक लड़की को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। उसकी बात सुनकर के लड़की बोलने लगती, कमाल है, ये लड़का खुद कितना वीक है पर वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इट्स अमेजिंग। फांग हान उस लड़की को बोलता है, इसे मैं देख लूंगा, ये बहुत ही मीन टाइप का बंदा है। ये सुनकर के सनिश्चर को गुस्सा आता है और वो पूछता है, तुमने मीन किसे बोला। फांग हान बोलता है, ऑब्वियसली तुमको। बेचारा सनिश्चर कुछ बोल नहीं पाता और उसी के लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये देख करके सनिश्चर अपने ही एक आदमी को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और अपने दूसरे बंदे को उसे मारने को बोलता है। वो बंदा फांग हान को मारने जाता है। फांग हान भी उससे फाइट करने के लिए रेडी था। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। दोनों के बीच काफी देर तक बराबरी की टक्कर होती है, लेकिन आखिर में फांग हान किक ऑफ बकेट का यूज कर हिट कर उसे पटक पटक करके मारने लगता है और उसे हरा देता है। तो फांग हान बोलता है, अभी रियल में एंटर किया है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ये सब शो ऑफ करो। और उसकी गर्दन पकड़ करके उसे हवा में उठा लेता है। पर सनिश्चर बोलता है, तुम कमीने हो, तुम्हारे फादर भी एक गुलामी की जिंदगी जीते थे और तुमको भी अपनी पूरी लाइफ गुलामी करनी होगी। ये सुनकर के फांग हान उस पर और गुस्सा करता है और बोलता है, मेरे फादर को ये सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, घमंडी इंसान। और उसे उठा करके फेंक देता है। वो फौरन वहां से उठ करके भागने लगता है, पर फांग हान उसका सर अपने पैर से दबाने लगता है। सैनिचर वहां खड़े लोगों से हेल्प मांगता है, पर कोई भी उसकी मदद करने आगे नहीं बढ़ता। एक बंदा हिम्मत करके आगे बढ़ता है, पर वो फांग के गुस्से को देख करके डर करके पीछे हट जाता है। अब फांग उसे बोलता है, मेरे फादर ने कहा था गुलामी की जिंदगी से अच्छी भिखारी की है, मीन्स एक नौकर बनने से अच्छा है एक भिखारी बनकर के जियो। वहां खड़े सभी लोग चुपचाप ये सब देख और सुन रहे थे, कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं करता। तब फांग सबको वार्न करता है, उसको हवा में उठाते हुए, कि इससे पहले तुम लोग किसी और पर अत्याचार करो, आज का दिन याद करना और इसे याद रखना। वो लड़की भी फांग को देख करके सोचने लगती है, ये लड़का तो मेरे टेस्ट में फिट बैठता है। अब फांग हान वापस से उसे उठा करके फेंक देता है। तब उनमें से मौजूद एक बंदा सभी को बोलता है, चलो इसको सबक सिखाते हैं, ये एक अकेला हम इससे कहीं ज्यादा है, हमको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सब अपनी उंगलियों को चिटकाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो फांग हान बोलता है कि वो डिवाइन पावर रियम तक पहुंच चुका है और मेरे साथ फाइट करने से पहले अपने आप को नाप तोल लेना। ये सुनकर के सब चौंक जाते हैं कि क्या वो 5th लेवल तक पहुंच चुका है और अब सब उसके आगे अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं कि वो उन्हें माफ कर दे, वो जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। तो फांग हान बोलता है, अब से तुम लोगों को मेरे लिए काम करना होगा, हमको एक साथ मिलकर के स्पीड बीस्ट को बढ़ाना है मिस जोई के लिए। सब कंफर्म करते हैं और अब फांग हान उसी लड़की के पास जाता है, वो उसकी तारीफ करती है। फांग हान बोलता है, मेरी मार्शल आर्ट पुअर है और उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो लड़की प्रॉब्लम में आ सकती थी। वो लड़की फांग हान के बारे में सोचती है कि वो 5th लेवल सिली बॉय है और बोलती है, तुम्हारा नाम फांग हान है, क्यों, सही कहा ना। और उसको चेक करते हुए बोलती है कि तुम फिजिकली भी काफी अच्छे हो। और अब फांग हान उसे उसका नाम पूछता है। वो लड़की कहती है, तुम मुझे प्रिंसेस होंगे बुला सकते हो और मैं भी इस माउंटेन पर शिक्षा लेने आई हूँ। फांग हान बोलता है, तुम एक प्रिंसेस हो तो तुम्हारे साथ में घोड़ा गाड़ी और तुम्हारे नौकर वगैरह क्यों नहीं है तुम्हारे आगे पीछे। तो वो बोलती है, ये सब जरूरी है क्या एक प्रिंसेस के लिए, और वैसे भी युहाओ सेक्ट में ऐसी ना जाने कितनी बड़ी बड़ी
रॉयल फैमिली से लोग आए होंगे जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ और तुमको तुम्हारे मास्टर ने जो टोकन दिया है उसे ब्लड सेक्रीफाइस की जरूरत होगी, उसके बाद ही तुम उसका यूज कर सकते हो और जब तुम उस पर अपना ब्लड ड्रिप करोगे सभी क्रेन्स तुमको फॉलो करने लगेंगे, तुम्हारा कहना मानेंगे। फांग हंग बोलता है ओह ऐसा है, फैंटास्टिक, और उसे पूछता है कि क्या ये टोकन पावरफुल ट्रेजर है। तो हांगे हंसते हुए बोलती है ये सबसे नीचे दर्जे के तलिस्मान से ज्यादा कुछ भी नहीं है जिसे कई वैल्यूएबल चीजों में बांटा गया है, और अगर कभी तुम्हारा सामना किसी ऐसे शख्स से होता है जिसके पास में फ्लैंक स्वॉर्ड के साथ साथ में फेरी आर्टिकल भी है तो तुम इंस्टेंटली मर जाओगे। फांग हान उसे इतना सब बताने के लिए शुक्रिया बोलता है कि उसने उसका इतना ज्ञान बढ़ाया, जिस पर हांगे बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुमको वार्न करना चाहती हूँ कि तुम्हारी मास्टर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। उसने 8 लोगों के साथ में 8 क्वींस को एक साथ बियॉन्ड पीक पर मार डाला और आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली तुम्हारे खिलाफ भी हो जाएगी, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहना। और अब मुझे जाना है, मैं चलती हूँ। इतना बोल करके वो जाने लगती है और बोलती है क्वींस की अच्छे से देखभाल करना, उनको अच्छे से फीड कराना। फांग उसे रोकता है पर वो बैक कर उसको स्माइल पास कर वहां से चली जाती है। फांग सोचने लगता है कितनी खुश मिजाज लड़की है, क्या बाकी की प्रिंसेस भी ऐसी ही होंगी। और जल्द ही वो स्पीड बीस्ट बार में पहुंचता है, वहां का नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी एक क्रेन उसके पास आकर के कुछ बोलने लगता है जिसे देख करके फांग हान सोचने लगता है कि क्या ये बान के अंदर का क्रेन है जो कि बहुत ही बड़ा था। फांग भी उसे देख करके हैरान था और अचानक उसे स्प्लिट पीस टोकन का याद आता है। जब वो उसे निकाल करके देखता है तो उसे टोकन पर भी वही क्रेन बने हुए नजर आ रहे थे और सोचता है कि अगर मैं इस टोकन पर अपना ब्लेड गिराता हूँ तो क्या ये सच में इस क्रेन को कंट्रोल कर सकता है। अब वो अपनी ब्लेड की एक बूंद उस पर गिरा देता है और टोकन हवा में उड़ते हुए गोल्डन स्पार्क करने लगता है। तभी फांग को जगह जगह से आवाजें आने लगती है, नेट को खोल दो। फांग हान इधर उधर देखने लगता है तो आवाज आती है, इधर उधर क्या देखते हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। फांग हान चौंक जाता है कि क्रेन बोल सकता है। वो उसे पूछता है क्या सच में ये आवाज तुम्हारी है। क्रेन बोलती है हाँ। तो फांग हान बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा पर उससे पहले तुमको मुझे सवारी करानी होगी। क्रेन बोलती है यू सवारी, पहले तुमको मुझे अच्छे से हर रोज खाना खिलाना होगा, तब इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी। फांग हान उसे क्रेन फेरी कह करके बोलता है आपसे मिलकर के अच्छा लगा और मुझे यहाँ आपको फीड कराने के लिए ही भेजा गया है। मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा और अगर तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कमी लगती है तो तुम मुझे बोल सकती हो और मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस दूंगा। क्रेन उससे नेट खोलने का बोलती है क्योंकि वो बाहर वॉक के लिए जाना चाहती है। जैसे ही फांग हान नेट ओपन करता है सभी क्रेन्स उड़ करके जाने लगते हैं। तब वो क्रेन बोलती है तुम सच में बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, जितनी होगी मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। फांग हान भी उसे अपने साथ आसमान की सैर करने का बोलता है। क्रेन बोलती है कुछ ज्यादा ही हो गया, ये सब मेरे मूड पर डिपेंड करता है, और इतना बोल करके उड़ करके चली जाती है। फांग हान भी सोचने लगता है कि क्रेन को संभालना इतना इजी नहीं होगा। तभी उसे टॉम में ड्रैगन पिक्चर का याद आता है और वो अकेले में जाकर के उसे निकाल करके देखते हुए सोचता है पहले ये कभी महान हुआंग कौन की हुआ करती थी, आखिर इसकी स्पेशलिटी क्या हो सकती है, इमोर्टल, मिथिकल या फिर फेरी आर्टिकल। मुझे इस पर भी ब्लड सेक्रीफाइस करके ट्राई करना होगा। पर अचानक से वो करते करते रुक जाता है कि अगर किसी को इसका पता चल गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं जिन को दिखाया जाता है जो कि सीनियर हुआ को बोलता है वो डोर में ड्रैगन पिक्चर डेफिनेटली जुई के पास है। हुआ पूछता है तुम इतने यकीन के साथ में कैसे बोल सकते हो, जिस पर जिन बोलता है पिछले 1 महीने से मैं भाई हाई चांद को ढूंढ रहा हूँ जो कि घायल होकर के फांग फैमिली के एरिया में ही गिरा था नदी के किनारे, जो हमें नहीं मिला। मुझे लगता है जुई ने उसे मार करके उससे वो दोनों खजाने ले लिए हैं। जिस पर हुआ बोलता है ये तुम्हारा सिर्फ अनुमान है, और गुस्सा करते हुए बोलता है 1 महीने में तुमने सिर्फ यही किया। जिस पर जिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, आज सुबह मैंने अपने 8 इनर डिसिपल को जुई के वेलकम के लिए भेजा पर उसने उन सबको मार डाला। उसने हमारे सेट के रूल को भी तोड़ा, और अगर उसके पास में वो ट्रेजर नहीं होते तो ये सब उसके करने की हिम्मत नहीं होती। जिस पर हुआ बोलता है जितना मुझे पता चला है गलती तुम्हारी थी। जिन बोलता है मैं तो सिर्फ टेस्ट ले रहा था। जिस पर हुआ बोलता है तुम्हारा काफी नुकसान हुआ है, चाहो तो तुम्हें कुछ मेडिसिपल दे सकता हूँ। अब जिन वापस से अपने फेवर में कुछ बोलता है उससे पहले वो उसे वहां से जाने का बोल देता है। दूसरी तरफ हमें फांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पोस्ट को संभाल रहा है। वो लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर देता है कि किसको क्या करना है। तभी वही क्रेन उसके पास आकर के बोलती है कि उसे भूख लगी है, तो फांग बताता है कि उसने उसकी नाद को एलेक्सा से फिल कर दिया है, तुम वो जाकर के क्यों नहीं खाती हो और इस जगह
क्रेन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की जैसी बोलती है, वो सब मैं हर रोज खाती हूँ, अब उसे उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। फांग उसे पूछता है कि बोलो तुमको क्या खाना है, तुम क्या खाना पसंद करोगी, वो वही रेडी करेगा। जिस पर वो क्रेन बोलती है ग्रिल पीनट्स विद रैपिड, थोड़े से नमक और मस्टर्ड के साथ में। और ये बोलते बोलते हम देखते हैं कि उसके मुंह से पानी में लार टपकने लगती है, जिसे देख करके फांग सोचता है ये तो वैल्यूएबल मेडिसिन है जो इस समय वेस्ट हो रहा है। फांग उसे बोलता है अगर तुम मुझे माउंटेन तक उठा करके लेकर के जा सकती हो तो मैं वहाँ कुछ हंटिंग करके तुम्हारे लिए बारबेक्यू रेडी कर दूंगा, एंड प्रॉमिस मी तुमको वो ज़रूर पसंद आएगा। ये सुनकर के क्रेन के मुंह में और ज़्यादा पानी आ जाता है और मीन्स वापस से उसकी लार टपकने लगती है, पर इस बार फांग उसे किसी बर्तन में कलेक्ट कर लेता है। पर क्रेन बोलती है मेरी सवारी करना आसान नहीं है, उस दौरान अगर तुम गिर जाते हो तो इसमें मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। फांग रेडी हो जाता है, क्रेन भी उसे बिठा करके ले जाती है। क्रेन पर हवा में सवारी करते हुए वहाँ का नज़ारा फांग को काफ़ी अच्छा लगता है और आज फांग भी बहुत खुश था। उसका सपना क्रेन राइड पूरा हो गया था और इस समय वो आसमान में था जहाँ से बड़े बड़े पहाड़ मुट्ठी जितने छोटे नजर आ रहे थे। और फांग सोचता है एक दिन जब वो रियल अवतार में पहुंच जाएगा वो खुद से उड़ सकेगा। और देखता है कि हुआओ के अलावा और भी माउंटेन है, ना जाने कितने, शायद सैकड़ों या फिर हजारों। इनके अंदर ना जाने कितने सीक्रेट्स छिपे हुए हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो, शायद किसी को भी ना पता हो। तब फांग उसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर क्रेन बोलती है मैं 2 घंटे में हजारों मील उड़ सकती हूँ, सो घबराओ मत, हम टाइम पर वापस लौट जाएंगे। और बोलती है कि अब वो अपने पूरे पंखों को खोल करके उड़ना चाहती है। जिस पर फांग बोलता है तुम्हारे पंख तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे अच्छा लगता है तुम करो। और जैसे ही वो अपने पूरे पंख खोल करके उड़ती है फांग नीचे गिरने लगता है, पर क्रेन जा करके उसे वापस से अपने ऊपर बिठा लेती है। फांग जो कि पूरी तरह से डरा हुआ था वो उसे बोलता है प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना। तभी उसे कुछ नज़र आता है तो वो क्रेन से पूछता है हमारे सामने जो काला सा नज़र आ रहा है वो क्या है। क्रेन बताती है डीमन सेक्ट एविल फ्यूम, लेकिन डेमोनिक डिसिपल को युहाओ माउंटेन की 1000 रेडियम के अंदर आने की परमिशन नहीं है। और तभी वो डीमन उनके पीछे पड़ जाते हैं और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या जिन की तलाश पूरी होगी, क्या उसे कोई ऐसा मिलेगा जो कि ज़ोई से बदला लेने में उसका साथ देगा, क्या क्रेन और फांग हान वापस से अपनी जगह पर लौट सकेंगे, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।